आज़ाद उम्मीदवार हूँ। मदन लाल जी के बेटे? बिल्कुल उन्हीं का बेटा हूँ मैं जी। तो उनके नाम पर वोट पड़े हैं। उनकी डेवलपमेंट थी जो उन्होंने किया है 50 साल रियासत जम्मू कश्मीर के लिए बतौर सांसद और बतौर मंत्री PWD जो 1 साल वो रहे। तो मुझे लगता है लोग डेवलपमेंट को वोट करेंगे और एक पॉजिटिव नोट के साथ हम आएंगे। और अच्छा क्या हुआ कांग्रेस आपने, आपके पिताजी जो लंबे समय से कांग्रेस में थे, आप अचानक इंडिपेंडेंट खड़े हो गए, क्या वजह रही? वो मैं क्या कहूँ, उसे बचाए कोई कैसे टूट जाने से, वो दिल जो बाज ना आए फरेब खाने से। तो बार बार हम फरेब खा रहे हैं क्योंकि हम पॉजिटिव लोग हैं, हम विश्वास कर सकते हैं। मैं तो आप अगर जीत जाते हैं तो फिर कांग्रेस में वापसी फिर से हो जाएगी क्या? ये लोग फैसला करेंगे। जिन्होंने वोट दिया, उन्होंने जो वर्डिक्ट दिया वो इंडिपेंडेंट का दिया है और उनका फैसला जो है वो सर्वमत होगा। वही मेरी कैबिनेट है, वही मेरे सब डिसीजन लेंगे। इसमें सबसे पहले तो जो काउंटिंग सेंटर के हिसाब से जो कमीशन की जो गाइडलाइंस है पूरी वाज़ेह है। ये हमने मल्टीपल राउंड्स ऑफ ट्रेनिंग में काउंटिंग एजेंट्स जो पॉलिटिकल कैंडिडेट जो पार्टीज और कैंडिडेट्स ने रखे हैं उन सबको पहले ही बताया गया है। तो जो बाहर पूरा प्रोटोकॉल के हिसाब से और SOP के हिसाब से ही है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे 8 बजे से पोस्टल बैलेट और 8:30 से EVM की काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसमें जो कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर भी ट्रेंड्स अवेलेबल है। इसके साथ साथ हेल्प जो ऐप है उसके लिए भी, उस पर भी ये ट्रेंड्स और ये राउंड्स के अवेलेबल है। इसके साथ साथ अंदर जो गाइडलाइन के हिसाब से चाहे मीडिया सेंटर हो, चाहे कैंडिडेट्स के रहने के लिए, चाहे जो हमारा रिजर्व स्टाफ है उसके लिए सब अरेंजमेंट्स किए गए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा जैसे हमारा यहाँ पे पूरी पोलिंग पूरा MCC के दौरान कैंपेन पीरियड जो पूरा रहा सब बड़ा पुरअमन रहा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार भी वैसे रहे। वो भी जो है यहाँ पे सारे आए हुए हैं, तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं इन प्लेस हैं। 8 बजे जो है वो हमारी कॉम्पिटिशन है और इस टीम में जो है वो पूरा फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट वे में जो है वो इलेक्शन करवाया जाता है। और उसी की एक कड़ी जो है वो पहले पूरी हो चुकी है जो 18 को हुई थी। तो अब उसी के नताइज जो हैं वो आज सामने आ जाएंगे। तो हमारी टीम ने जो है वो बहुत ही फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट वे में और एकदम डेडिकेशन के साथ कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक जो है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म किया है, ताकि जो एक डेमोक्रेसी का जो फेस्टिवल है वो सामने आए और उसको किस तरीके से जो है वो लोग अपने जो है वो जश्न की तरफ लाएं। वहीं ज़्यादा जानकारी के लिए श्रीनगर से हमारे साथ आमिर एहसन जुड़ गए हैं। आमिर, जानना चाहेंगे किस तरह से देख रहे हैं पूरे शुरुआती रुझानों को? जाहिर है साफ तौर पर NC इत्तेहाद को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और BJP लगातार पिछड़ती हुई दिख रही है। जी आमिर, आवाज मिल रही है आपको? शुरुआती रुझान जो भी आ रहे हों, चाहे वो अलायंस की जीत के दावे कर रहे हों, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। मैं ये कहना चाह रहा था कि शुरुआती रुझान चाहे जो भी हों, लेकिन सवाल यहाँ पे एक बहुत बड़ा है कि हुकूमत किसी की भी आए, चाहे अलायंस की हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद की हो या फिर BJP की हो, सवाल ये है कि यहाँ पे किंग मेकर कौन बनेगा, कौन है जो इन दोनों पार्टियों की जीत में अहम किरदार अदा करेगा। और उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ करके कि यहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं जो 10 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और यही वजह है कि उनकी पार्टिसिपेशन हमने बहुत ज़्यादा देखी थी। सवाल यह है कि क्या लोगों के मसाइल हल हो पाएंगे। लोगों को सिर्फ इस बात की चिंता है कि उनके मसले हल कैसे होंगे, कितने होंगे और हल करने वाला कौन होगा, क्योंकि लोगों ने अपने जोश खरोश दिखाए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, जमहूरियत की जश्न में शामिल हुए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को सिर्फ अपने मसाइल की चिंता है कि उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी मुश्किलात को दूर कैसे हो, कौन करेगा, कैसे होगी और जो भी हुकूमत बनेगी उसमें लोगों की बात असेंबली तक कैसे पहुंचाई जाएगी और कौन पहुंचाएगा। आमिर, जिस तरह से ज़मीनी स्तर पर आप पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर में, ऐसे में क्या कुछ अहम मसाइल वहां की आवाम के रहे हैं जिसको लेकर लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इत्तेहाद पर भरोसा जताया है? देखिए, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो चाहे जितने भी दावे कर लें कि यहाँ पे 370 का मुद्दा हो या स्टेटहुड का मुद्दा हो या 35A का मुद्दा हो, जितनी भी बातें उठा ली जाएं,
इन तमाम चीज़ों से अलग होकर के ग्राउंड में उतरने के बाद सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का पता चला वो ये कि लोगों के बेसिक मुद्दे भी हल नहीं हो पा रहे हैं। लोगों के घरों में पानी तक मुयस्सर नहीं है, बिजली टाइम पे नहीं आती, ये वो मसले हैं जो हल नहीं हो पा रहे हैं। सड़कों की कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा मसला है, मौसम की तब्दीली के साथ लोगों के आने जाने में परेशानियाँ हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जो सरकारी दफातर में लोगों की जो मांगें होती हैं, मसाइल होते हैं जो सरकार के द्वारा हल की जाती हैं, वो मसाइल भी कितने हल हो पाते हैं, ये लोगों की उस सिलसिले में नाराज़गी है। और इसी नाराज़गी को व्यक्त करते हुए लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था कि जो भी सरकार आए कम से कम उनकी मांगों को रखी जाए, उनके मसाइल को रखी जाए, उस पर तवज्जो दी जाए और उसे हल करने की कोशिश की जाए। तो ग्राउंड के मुद्दे बहुत ज़्यादा हैं। पॉलिटिकल पार्टियां जो बड़े बड़े मुद्दे या दावे कर रही हैं, उन मुद्दों से हट करके भी एक बड़ी दुनिया है, अवाम की दुनिया, और उस अवाम की दुनिया में लोगों के मसाइल हैं। लोगों के मसाइल जो 10 साल से हल नहीं हुए, लोगों के वो मसाइल जिसकी उम्मीद करते हुए उन्होंने वोट डाला है, लोगों के वो मसाइल जो कहीं ना कहीं हर पार्टी दावे तो कर रही है लेकिन ज़मीनी स्तर पे उसका कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब जो भी हुकूमत आएगी, अभी बढ़त जिसको भी मिले 4-5 महीने तक साफ हो जाएगा, लेकिन जो भी हुकूमत बन करके आएगी उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि 10 साल से करीब करीब जो मसाइल पेंडिंग पड़े हुए हैं वो कितने हल होते हैं, और जो भी यहाँ पे दावे कर रही है हुकूमत या फिर मैनिफेस्टो में जिस चीज़ का जिक्र किया गया है, उन मसलों को कितना हल कर पाने में सक्षम होती है। क्योंकि अभी फ़िलहाल किसी को भी वो अक्सरियत हासिल होती हुई नज़र नहीं आ रही है जो हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। यानी कि अभी जो 46 का आंकड़ा है, किसी एक पार्टी को देना या बता देना शायद नाइंसाफ़ी होगी या वक्त से पहले होगा, लेकिन हाँ, इंतज़ार ज़रूर करना होगा कि जैसे भी किसी एक पार्टी को करीब करीब अक्सरियत के करीब मिलती है तो सबसे बड़ा मसला ये पैदा होगा कि वो कौन पार्टी होगी जो हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा करेगी, किंग मेकिंग होगी और किंग मेकर के तौर पे वो उभरेगी। फिर उनके अपने मसाइल क्या होंगे, किस बुनियाद पर वो इत्तेहाद का साथ देंगे या बीजेपी का साथ देंगे, और फिर जब असेंबली की शुरुआत होगी तो जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने वादा किया है स्टेटहुड देने का, वो कब तक मिल पाता है लोगों को, क्योंकि स्टेटहुड के मुद्दे हल होने के बाद ही ज़्यादातर उम्मीद की जा रही है कि लोगों के मसले हल हो पाएंगे। क्योंकि अगर स्टेटहुड के मुद्दे हल नहीं होंगे तो ये पॉलिटिकल पार्टियां, ये पॉलिटिकल लीडरान, ये लोगों को कहीं ना कहीं शायद ये कहने के लिए सक्षम होंगे कि हुकूमत उनका साथ नहीं दे रही है या एलजी इंतज़ामिया कहीं ना कहीं काम नहीं करने दे रही है। तो दो सवाल सबसे ज़्यादा मेन उभरते हैं कि अगर स्टेटहुड का मसला हल हो गया तो फिर शायद इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा, और उससे पहले इनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है कि लोगों के मसले हल करने में एलजी इंतज़ामिया रुकावट डाल रही है। और अगर ये सारे मसले भी हल हो गए तो जो लोगों का कहना है कि भाई हुकूमत किसी की भी बने, एलजी इंतज़ामिया से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से तालमेल बना करके रखे ताकि लोगों के जो मसाइल हैं वो हल हो पाएँ। बिल्कुल हमें जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी हालांकि शुरुआती रुझान है, लेकिन एनसी इत्तेहाद को भी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में आपने भी देखा है कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के इस इंतखाब में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बड़े से बड़े स्टार प्रचारक जम्मू कश्मीर में आवाम से खिताब करने के लिए आए हैं। वजीर आजम से लेकर वजीर दाखिला तक क्या ड्रॉबैक्स बीजेपी के लिए मान रहे हैं, जाहिर है बीजेपी के लिए चिंता जाहिर करने वाली बात है।